फिलीपींस में हेयान ने अपना कहर बरपाया है। तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस तूफान से करीब 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ शुक्रवार को हेयान ने लेटे द्वीप पर अपने ये कहर बरपाया, जिसके बाद कई जगह मलबे में तब्दील हो गए। इस वजह से राहत बचाव कार्य जो है वो काफी उसमें दिक्कत आ रही है। रेड क्रॉस और सेना बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन बाढ़ की वजह से कई सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। कई इलाकों में बिजली गुल है और दूसरे इलाकों से उनका संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि 320 किलोमीटर की रफ्तार वाले अब तक के सबसे ताकतवर तूफान के टकराने से इमारतें धराशायी हो गई और कई जगह भूस्खलन हुआ है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं तबाही की अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तूफान के दौरान 320 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चली और जहां से भी ये हवा गुजरी वहां सब कुछ तबाह करती चली गई। अभी नुकसान का अंदाजा लगाना हालांकि मुश्किल है। समुद्री तूफान हेयान जमीन से टकराने वाला अब तक का सबसे ताकतवर तूफान बताया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि टेक्लोबान शहर में एयरपोर्ट को काफी नुकसान हुआ है और फिलहाल सिर्फ सैन्य विमान ही उड़ पा रहे हैं। मृतकों की सही संख्या पता चलने में अभी वक्त लग सकता है। हेयान का असर फिलीपींस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेबू पर भी हुआ है। सेबू शहर की 25 लाख आबादी सहित करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग इसमें खतरे में हैं। मौसम विभाग जो वैज्ञानिक है उनके मुताबिक हेयान तूफान साल 2012 में आए बोफा तूफान जितना विनाशकारी हो सकता है। आपको साथ ही यहां पर यह भी बता दें कि इस तूफान में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। तूफान से करीब 7,50,000 लोग हैं जो कि बेघर हो चुके हैं। 10,000 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका इसमें जताई जा रही है। जाहिर तौर पर काफी जान माल का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जहां से भी ये तूफान होकर गुजरा वहां पर सब कुछ तबाह हो गया। सड़कें की सड़कें जो है वो टूट चुकी है। जो दूसरी सड़कों से या दूसरी जगहों से जो संपर्क है वो पूरी तरह से कट चुका है। बिजली व्यवस्था की जहां तक बात करें तो वो भी पूरी तरह से ठप है। तो हेयान तूफान से किस तरह से बेहाल है फिलीपींस। पहले इसे फिलीपींस का ही सबसे ज्यादा जो भयावह तूफान है वो माना जा रहा था, लेकिन जो तबाही देखी जा रही है उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि ये दुनिया के सबसे भीषण तूफानों में से एक है। और जहां तक बात करें तूफानों की कैटेगरी की, तो इसे सभी तूफानों में जो कैटेगरी है उसमें सबसे ऊपर रखा गया है। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं कि तूफान से किस तरह से जो पूरे घर हैं वो तबाह हो चुके हैं। बिजली संचार व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। हालांकि कई लोग हैं जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो खतरे में है। जहां से भी ये तूफान होकर गुजरा वहां पर सब कुछ तबाह करता चला गया। 10,000 से भी ज्यादा, हालांकि अभी तक आंकड़ा सही तरीके तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि 10,000 से ज्यादा लोगों की इस तूफान के दौरान मौत हो गई है और 7,50,000 लोग हैं जो कि इस दौरान बेघर हो चुके हैं। लेटे द्वीप जो कि सैलानियों की अगर बात करें तो उनके लिए खासा, उनकी सैरगाह के लिए काफी अट्रैक्शन पॉइंट है। जो टूरिस्ट की अगर देखा जाए तो उनके लिए ये था, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फिलहाल क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है, जानने के लिए सीधे हम बात करते हैं। हमारी सहयोगी साक्षी खन्ना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साक्षी, क्या जानकारी मिल पा रही है? जहां तक राहत और बचाव कार्य की अगर बात करें तो उसमें भी खासी दिक्कत आ रही है। क्या जानकारी इस वक्त आप तक? देखिए हिमानी, बिल्कुल अब जो चुनौती वहाँ पर प्रशासन और सरकार के सामने है वो रिलीफ और राहत की है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ है। सुपर टाइफून इसको कहा गया है, यानी जितने भी आइलैंड्स वहाँ पर जो शहर के शहर हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि वहाँ पर बिजली नहीं है, खाना नहीं है लोगों के पास, तो राहत सामग्री और जो खाना सबसे ज्यादा जरूरी है वो लोगों तक पहुँचाना चुनौती है। जो आर्मी है वो वहाँ पर पहुँच रही है धीरे धीरे। जितने भी इलाके हैं उनको कवर करने की कोशिश की जा रही है और जितने भी आसपास के और इलाके हैं जो वियतनाम की तरफ टाइफून अब बढ़ रहा है या आसपास के जितने भी और कंट्रीज हैं उनमें भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लेकिन चुनौती यहाँ पर सरकार के सामने राहत को लेकर ही है, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर मौतें लोगों की हुई है। जो प्रशासनिक आंकड़ा है वो ही कुछ हजारों के पार हो चुका है और अनुमान यही लगा
लगाया जा रहा है कि 10,000 से भी ज्यादा लोगों की इसमें मौत हुई होगी। बिल्कुल साक्षी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस पर हम और विस्तार से आपसे आगे और जानकारी लेंगे। लेकिन इस वक्त डिजास्टर एक्सपर्ट अनुज तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज सर, आप क्या कहेंगे इस तूफान को? और सबसे पहले अगर हम बात करें तूफानों की कैटेगरी की, 5 कैटेगरी होती है, लेकिन इस तूफान को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? ये निश्चित रूप से बिना किसी शक सुबह के ये कैटेगरी 5 का अर्थक्वेक है, ये साइक्लोन है, क्योंकि इसकी जो ग्राउंड स्पीड थी वो 235 माइल्स पर आवर, जो कि लगभग 375 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। जो हमारा ये फाइलिन तूफान आया था, ये अंततः उसको कैटेगरी 4 में रखा गया था, क्योंकि ये 250 किलोमीटर से कम हो गई थी उसकी स्पीड, तो उसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा है। और दूसरा, अगर हम वहाँ के फिलीपींस के पूरे मानचित्र को देखें तो ये विभिन्न द्वीपों में बटा हुआ देश है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो इसमें आप देखिएगा तो ये इसका जो लैंडफॉल हुआ है, ये करीब सुबह 4:45 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच 6 जगह इसका लैंडफॉल हुआ है। तो इस तरह की स्थिति में इसको हालांकि काफी प्रयास किया गया वहाँ पे, और काफी लोगों को इवैक्यूएट किया गया, करीब 8-10 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया। फिर भी लगभग जो प्रभावित जनसंख्या है वो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच हो सकती है। और इस बीच सारा वहाँ का कम्युनिकेशन नेटवर्क और सड़क संपर्क, सारी चीजें सब ध्वस्त हो चुकी हैं। तो ये फाइलिन की तुलना में कहीं ज्यादा व्यापक असर है इसका, कहीं ज्यादा इसकी बड़ी कैटेगरी का साइक्लोन में। बिल्कुल, लेकिन अनुज जी, हम यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इतनी जल्दी जो तूफान देखे जा रहे हैं फिलीपींस में, आखिर क्या इसके पीछे की वजह आप देखते हैं? क्या क्लाइमेट चेंज एक वजह इसके पीछे हो सकती है? हाँ, क्लाइमेट चेंज कहीं न कहीं से जरूर इसको प्रभावित करता है। और ये जो गर्म हवा का क्षेत्र बनता है, दबाव, और ये कम दबाव का क्षेत्र बनता है, इसके कारण साइक्लोन आते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक, अगर हम पूरे लंबे परिदृश्य को देखें तो ये निश्चित रूप से ये एक क्लाइमेट चेंज का विषय है, जिसमें कि ध्यान देने की जरूरत है। और फिलीपींस के बाद ये आप जैसे देखेंगे, आपने बताया भी कि ये अन्य देशों की ओर जा रहा है, साउथ ईस्ट एशिया के, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना। हालांकि इसका अभी थोड़ा सा स्पीड कम हो गई है, लेकिन उन देशों के लिए भी अभी चिंता का विषय है, उसको तैयारी की जरूरत है वहाँ पे। जी, शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ओशियनोग्राफी के पूर्व चीफ अरविंद जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, आप क्या कहेंगे और किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे तूफान को, इस कहर को? ये जो हेलेन चक्रवात जो आया है फिलीपाइंस में जी, और जिसने भारी तबाही मचाई है वहाँ जी, ये शायद सबसे बड़ा चक्रवात है। हिंदुस्तान में चक्रवात कोई नए नहीं है। बंगाल के उपसागर में बंगाल हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, हर जगह हम लोग चक्रवात को देखते हैं, छोटे बड़े। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, ये जो अभी चल रही है बात आजकल क्लाइमेट चेंज की, इसकी वजह से बढ़ रही है इसकी फ्रिक्वेंसी। और इसके कई कारण हैं जी। क्लाइमेट चेंज एक कारण है जी, और ये नैसर्गिक आपत्ति भी कह सकते हैं इसको जी। और इसमें हमने देखा है, भारत में भी देखा है और बाहर भी देखा है जी। अमेरिका में भी कुछ साल पहले एक बड़ा चक्रवात आया था, जिसने न्यू जर्सी में बहुत बड़ा तूफान मचाया था जी। तो आजकल अब ये रिमोट सेंसिंग के वजह से हम लोग इसको देख सकते हैं जी, और कहाँ है, पोजीशन क्या है इसकी, और क्या स्पीड से ये आ रहा है और कहाँ जाके भिड़ेगा, ये भी पता चल सकता है। जाहिर सी बात है। इसकी वजह से जी बहुत मात्रा में
मनुष्य हानि कम हो सकती है। बिल्कुल, और वो हम देख भी पा देखा, रहे हैं जिस तरह से अरविंद जी भी हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि क्लाइमेट जो चेंज है वो भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन तमाम और क्या इसके पीछे के कारण है, रीजन है, वो हम यहाँ पर अरविंद ऊंटवाले से यहाँ पर जान रहे थे। वैज्ञानिक अरविंद ऊंटवाले हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे। शुक्रिया करना चाहेंगे अरविंद जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारी सहयोगी साक्षी खन्ना का भी शुक्रिया करेंगे। लेकिन इधर आपको बता दें कि ये जो तूफान है वो वियतनाम की ओर बढ़ रहा है और आज ये वियतनाम के तटों से टकराएगा। सरकारी संस्थाएं यहां करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटी हुई है। सरकारी मीडिया के मुताबिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं और तटीय इलाकों के लोगों को राहत कैंप्स में पहुंचाया जा रहा है। जी हाँ, तो वियतनाम की ओर ये जो तूफान है ये अब बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो एहतियात है वो अब बढ़ती जा रही है। आज ये वियतनाम के तटों से टकराएगा। सरकारी संस्थाएं जो हैं, अगर हम बात करें, और जो तमाम स्कूल्स हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। खैर, अब आपको यहां बताते हैं कि आखिर कैसे पैदा होता है समुद्र में वो चक्रवाती तूफान जो कि इतना जबरदस्त तबाही मचाता है। ये तूफान भी अलग अलग किस्म के होते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अतीत में तूफानों ने भारी तबाही मचाई। चक्रवाती तूफानों का ये बर्ताव हमेशा से इंसान को डराता रहा है। आसान शब्दों में कहें तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन समंदर की सतह पर तापमान के फर्क से पैदा होता है। सतह की नमी से भरी गर्म हवा ऊपर उठती है और हवा में मौजूद ठंडी हवा से जा मिलती है। इससे वायुमंडल गर्म हो जाता है जो बादल और बारिश की वजह बनता है। वायुमंडल गर्म होने से अब हवा चक्रवात की तरह घूमते हुए ऊपर की तरफ जाती है, जहां तूफान का केंद्र बन जाता है, जिसमें समंदर का पानी भी इकट्ठा होता जाता है। ये तूफान बड़ी तेजी से समंदर में आगे बढ़ने लगता है। ताकत और बनावट के मुताबिक चक्रवात को कई नाम दिए गए, जिनमें सबसे कमजोर तूफान ट्रॉपिकल डिप्रेशन है। ऐसे तूफान की रफ्तार 38 मील प्रति घंटे होती है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म की गति 39 से 73 मील प्रति घंटा होती है। हरिकेन सबसे खतरनाक तूफान होता है। इसकी रफ्तार 74 मील प्रति घंटा या इससे ज्यादा हो सकती है। इससे जबरदस्त हाई टाइड आती है, भारी बारिश होती है। कई बार नदियों का पानी सागर में नहीं जा पाता, जिससे बाढ़ आ जाती है। पिछले 30 बरस में समुद्री तूफानों की वजह से आई बाढ़ से ही ज्यादा बर्बादी हुई है। टॉर्नेडो, हरिकेन से ही टॉर्नेडो बनते हैं जो तूफान को ज्यादा विनाशकारी ताकत देते हैं। ये हरिकेन के आगे की तरफ बनता है। दिल्ली के मौसम विभाग का केंद्र अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक आने वाले तूफानों का नाम देता है, लेकिन इसके लिए नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश सुझाते हैं। ये देश अब तक 64 नाम सुझा चुके हैं, जिसमें हर देश की बारी के मुताबिक आने वाले तूफान को नाम दे दिया जाता है। तूफान को नाम देने की ये परंपरा विश्व मौसम संगठन ने शुरू की थी, जो अटलांटिक से लेकर प्रशांत महासागर तक उठने वाले तूफानों को नाम देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।